हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में, जिसमें कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता पहला इकाई है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट यूनिट है। उसमें चैप्टर्स हैं यानी कि अध्याय है, और पहला अध्याय है जीव जगत यानी कि लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम बस पढ़ेंगे कि इसमें जो भी मेन इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हम आज देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा होगा, और इसमें हम एक पहला यानी कि एज अ इंट्रोडक्शन हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीव जगत चैप्टर में सबसे पहला पार्ट जो हमें पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति, ठीक है। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, ओके, टैक्सोनॉमी, और वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमैटिक्स। आप जानते होंगे, ठीक है। मैं इंग्लिश वर्ड भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वर्गीकी और वर्गीकरण पद्धति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वर्गीकी शब्द किन्होंने दिया था, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, बट ये जो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो शुरू में ये जो वर्गीकी शब्द है, टैक्सोनॉमी जो शब्द था, टैक्सोनॉमी वो जो था वो किन्होंने दिया था, तो एपी कंडोलो, ठीक है, एपी कंडोले ने दिया था। देन वर्गीकी के जनक कौन है? आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि वर्गीकी के जनक कौन है, तो आपको जवाब देना है कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसीलिए मैं अपने पीपीटी में ये स्लाइड मैंने जोड़ा है और इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। आप ये याद रखें या ना रखें कोई बात नहीं, बट ये एनसीईआरटी में दिया है तो आपको ये याद रखना है, ओके। कि वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो चलिए हम लोग टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी का आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। वर्गीकी जो होता है, टैक्सोनॉमी, इसमें जो होता है ये प्रक्रिया होती है इसमें, ठीक है। तो ये 3 प्रक्रिया होती है इसमें। पहला होता है पहचानना यानी कि आइडेंटिफिकेशन। देन दूसरा होता है नाम पद्धति यानी कि नोमेनक्लेचर। देन तीसरा होता है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। देन मैंने यहाँ पे लक्षण लिखा है और उसे इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, ऐसे करके मैंने नहीं लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि लक्षण किसी प्रक्रिया में नहीं आएगा, बल्कि ये तीनों प्रक्रियाओं में शामिल होगा। यानी कि जब हम किसी भी स्पीसीज, ठीक है, किसी भी जीव का या फिर पादकों का हम पहचान कर रहे हैं, तब भी हम लक्षण देखेंगे कि इसमें क्या लक्षण है। हम उसका नाम पद्धति कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम रख रहे हैं, तब भी हम लक्षण को देखेंगे कि उसमें लक्षण क्या है। और अगर हम उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, तब भी हम लक्षण को ध्यान में रखेंगे। तो इससे ये होता है कि ये जो वर्गीकी है इसमें 4 प्रक्रिया शामिल है: पहचानना, नाम पद्धति, वर्गीकरण और लक्षण, ठीक है। सबसे पहले हम पहचानना करते हैं, फिर नाम पद्धति करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, और लक्षण जो होता है वो तीनों प्रक्रियाओं में शामिल होता है। यानी कि हम जो भी ये 3 प्रक्रिया करते हैं, तो तीनों प्रक्रियाओं में हम लक्षण यानी कि कैरेक्टराइजेशन करते हैं। अब हम लोग आते हैं वर्गीकरण में। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण पद्धति यानी कि सिस्टेमैटिक्स। तो अब हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण पद्धति की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, और वो शब्द है सिस्टेमा,
जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सिस्टमैटिक्स की स्पेलिंग होती है MATICS, ठीक है, ये हुआ सिस्टमैटिक्स। तो ये जो शब्द है उसका जो उत्पत्ति हुआ है वो कौन से शब्द से हुआ है? लैटिन के शब्द सिस्टेमा से हुआ है। सिस्टेमा से ही हम लोग आज उसे सिस्टमैटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सिस्टमैटिक्स शब्द की उत्पत्ति, यानी वर्गीकरण पद्धति की उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण पद्धति है ये भी शब्द किनके द्वारा दिया गया था? कैरलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो आपको कैरलस लीनियस का नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक शब्द भी इन्होंने ही दिया था। इन्होंने एक किताब भी लिखा था, NCERT में भी मेंशन है, एंड दैट इज सिस्टेमा नेचर। तो देखिए यहाँ पे आपको उतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट फिर भी मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ और बोल भी देती हूँ कि वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या शामिल है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, वर्गीकरण पद्धति में देखिएगा, वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकी, जैव विविधता, जीवों के मध्य संबंधों प्लस जैव विकास इतिहास, ये सब शामिल हैं वर्गीकरण पद्धति में। वर्गीकरण पद्धति में वर्गीकी भी शामिल होता है और जैव की जो विविधता होती है वो भी शामिल होती है, जीवों के मध्य संबंधों के बारे में बातें करता है और जैव विकास इतिहास के बारे में बातें करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है, किस तरह से वो इवोल्व हुआ है अपने पूर्वजों से, तो वर्गीकरण पद्धति इसके बारे में भी बातें करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ NCERT की पेजेस रखे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, मैंने बताया नाम पद्धति, पहचानना, जैविक विविधता के बारे में भी मैंने बताया कि वर्गीकरण पद्धति में ये भी शामिल है ना। फिर ये ICDN, ICZN मैं आगे बताऊंगी, वंश नाम, द्विपद नाम पद्धति, ये सब भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग स्लाइड्स देख लेते हैं, फिर ये देखेंगे, ओके। तो देखिए, मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, यानी कि काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक्स, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल छोटे शब्दों में, और इसे आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। मैंने 4 बताया था कि वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या शामिल है। वर्गीकरण पद्धति में मैंने बताया था कि वर्गीकी शामिल होता है, जैव विविधता शामिल होता है, ठीक है, जैव के मध्य संबंधों के बीच में क्या संबंध है वो शामिल होता है, और जैव विकास इतिहास शामिल होता है। तो इससे आप एक बहुत ही अच्छा परिभाषा बना सकते हैं और वर्गीकरण पद्धति को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ये भी मैंने आपको अभी बताया कि सिस्टेमा नेचर, उन्होंने एक बुक लिखा। कौन लिखे? लीनियस ने, यानी कि कैरलस लीनियस ने। और वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल किया। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। ये सब मैंने बताया आपको अपने स्लाइड में, ओके। देन आगे देखिए, अब हम लोग आते हैं स्लाइड्स पे, ठीक है। पहले हम लोग नाम पद्धति देख लेते हैं, ओके। तो नाम पद्धति यानी कि नोमेनक्लेचर, ये वर्गीकी का प्रक्रिया है। जब हम लोग वर्गीकी करते हैं तो इसकी प्रक्रिया है नाम पद्धति। पहला है, ये कुछ फुल फॉर्म है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि पादकों के नाम। देन ICZN,
इसका है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जीवों के नाम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत से होते हैं, ICBN, ठीक है, ये तो है ही, ठीक है। फिर वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए भी होते हैं, तो वो सारे आपके NCERT में नहीं दिया हुआ है। NCERT में यही 2 दिया हुआ है, और क्योंकि न्यू NCERT है तो बहुत कुछ हटा भी दिया गया है, और अभी के लिए यही 2 दिया हुआ है, ICBN एंड ICZN। तो आपको ये याद रखना है। पहला इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये यानी कि पादकों के नाम, प्लांट्स के नाम, और ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी जीवों के नाम। अब हम लोग आते हैं द्विपद नाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल ये NCERT में दिया हुआ है। ये कैरलस लीनियस ने ये अब हम लोग आते हैं द्विपद नाम पद्धति, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे हम लोग आते हैं। ओके, तो ये किनके द्वारा दिया गया था? कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। नियम में पहला नियम आता है वैज्ञानिक शब्द, यानी कि कोई भी जीव है, कोई भी पादक है, तो उसका एक वैज्ञानिक शब्द होना चाहिए जो कि सभी जगह लागू हो। यानी कि आप यहाँ उसे बिल्ली बोल रहे हैं तो अमेरिका में जाकर आप उसे बिल्ली ही बोलिएगा, कुछ और नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि घरेलू नाम तो अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक हर जीव का, हर पादक का, ठीक है, कुछ भी है तो उसका एक नाम होना चाहिए, और वो वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, ठीक है, जो कि सारे जगह उसे उस नाम से जाना जाए। ये था पहला नियम। दूसरा था भाषा लैटिन। फिर जो शब्द हो, है ना, जो भी साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक शब्द जो रखा गया है वो शब्द लैटिन उत्पत्ति का हो, लैटिन शब्द हो वो। देन तीसरा नियम आता है कि तिरछे अक्षरों में, यानी कि इटैलिक्स में, ठीक है। आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो उसमें आपका डिज़ाइन आता होगा, ठीक है, इटैलिक्स लिखने का, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का रहता है, ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया इटैलिक्स, यानी कि तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। चौथा नियम आता है वंश और जाति। ये जो द्विपद है, यानी कि 2 पद होते हैं इसमें। पहला पद होता है वंश, दूसरा पद होता है जाति। यही है द्विपद नाम पद्धति, यानी कि यही 2 पद है, पहला है वंश और दूसरा है जाति, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये एक उदाहरण है, ठीक है। आम, जैसे कि आम हम लोग लिए, आम को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ने, हम लोग तो आम बोलते हैं, क्या पता आप विदेश जाइएगा, दूसरे जगह जाइएगा तो आम को ही कुछ और बोला जाएगा, तो आप आम कैसे मांगिएगा, क्या पता आम से वो नहीं समझ पाए। तो मैंजीफेरा इंडिका ये साइंटिफिक नेम रखा गया है, ताकि आप कहीं भी जाएं तो आपको इस नाम से पता चल जाए, आपको आम मिल जाएगा यदि आप मैंजीफेरा इंडिका बताइएगा तो। मैंजीफेरा यानी कि ये क्या हो गया, वंश, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ बताया 2 पद होते हैं, पहला वंश और दूसरा जाति। तो वंश में हो गया मैंजीफेरा और दूसरा पद हो गया इंडिका। यदि आप इसे ही इंग्लिश में लिखिएगा तो क्या लिखाएगा, मैंजीफेरा का M जो होगा वो कैपिटल होगा और इंडिका का जो I होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। अब तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है। आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये उदाहरण तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि द्विपद नाम पद्धति क्या होता है इस आम के उदाहरण से। ओके दोस्तों, धन्यवाद।